वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज की वीडियो के अंतर्गत पॉलिटी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 9 और 10 की एनसीईआरटी बुक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको देखेंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। एनसीईआरटी की बुक से 9 और 10 की। तो आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले जिस प्रश्न में जितनी व्याख्या हो सकेगी बताया जाएगा। और ये 9th क्लास के पॉलिटी का पहले चैप्टर का प्रश्न है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, सेना अध्यक्ष के पास, न्यायालय के पास, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। इसका उत्तर आपको बताना है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास यह शक्ति होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है इसको बताना है आपको। अमेरिकी, जापानी, भारतीय या यूनानी, किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो डेमोक्रेसी जो है आपका यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। और इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है यह यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना हुआ है। डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। और यूनानी भाषा में जो है डेमोस का मतलब होता है, डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का अर्थ होता है लोग। और क्रेसिया का अर्थ हो जाएगा, क्रेसिया का अर्थ हो जाएगा शासन। तो डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डेमोक्रेसी जो है यूनानी भाषा का शब्द है। तीसरा प्रश्न, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है राजा का शासन, लोगों का शासन, नेताओं का शासन या दैवीय शासन। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द जो है यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से मिलकर बना हुआ है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो लोगों का शासन इसका उत्तर हो जाएगा। लोगों का शासन हो जाएगा इसका उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चीन की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है कांग्रेस, पार्लियामेंट, ड्यूमा, राष्ट्रीय जनसंवाद। चीन की संसद का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंवाद। चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंवाद। और कांग्रेस जो है ये अमेरिकी संसद का नाम है। अमेरिकी संसद का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कब किया था? ऑप्शन है आपके 1997, 1995, 1999, 2001। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट 1999 ईस्वी में किया था। 1999 ईस्वी में इसका तख्तापलट किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है? चीन की संसद हेतु जो नियमित रूप से चुनाव होते हैं वो कितने वर्षों में होता है?
ये आपको बताना है। और चीन की संसद का नाम आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनसंवाद होता है इसका नाम, चीन की संसद का। और यह जो है ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष में या 3 वर्ष में। कितने वर्ष बाद यहाँ चुनाव होता है ये आपको बताना है। तो चीन में जो है संसद के लिए जो है 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जैसे भारत में आयोजित किए जाते हैं 5 वर्ष बाद। मैक्सिको स्वतंत्र कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1901, 1941, 1925 या 1930। कब मैक्सिको स्वतंत्र हुआ ये बताना है आपको। तो मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था। मैक्सिको 1930 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। 8 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों यानी अंग्रेज के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन 1947, 1971, 1980 या 1991 में। तो कब इन लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई थी? अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को कब आज़ादी प्राप्त हुई थी? किससे? अंग्रेजों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1980 ईस्वी में जो है यह जिम्बाब्वे को जो है अल्पसंख्यक अंग्रेज जो थे उनके शासन से आज़ादी मिली थी 1980 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सी शासन प्रणाली है ज्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है? ज्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप इसमें किस शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, या भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बताना है आपको। क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में ज्यादा जवाबदेही होती है। लोकतंत्र में, क्योंकि इसमें सत्ता अंतिम रूप से जनता में ही निहित होती है। इसमें सत्ता जो है अंतिम रूप से जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, जनता, संसद या लोक सेवक। किसमें जो है ये सत्ता अंतिम निहित होती है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जो है अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होती है। जनता में निहित होती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए, ये सही है। और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ये भी आपका सही है। अर्थात ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पूछा है रिपीटेड करके कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संसद, कांग्रेस, ड्यूमा या क्वांगू रेमिन दाइवियाऊ दाहुई। चीन की संसद को क्या कहा जाता है आपको बताना है। पहले आपने जाना कि इसकी संसद को राष्ट्रीय जनसंवाद कहा जाता है, और भी क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है इसको। तो इसको कवांगू रेमिन दाइवियाऊ दाहुई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आपको पूछ सकता है भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए। तो चीन की संसद का नाम हिंदी में जानेंगे राष्ट्रीय जनसंवाद। लोकतांत्रिक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लोकप्रिय सरकार अतांत्रिक हो सकती है। एक लोकतांत्रिक सरकार को संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही शासन करना चाहिए। ये आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा इसका उत्तर। आपके ऑप्शन हो जाएंगे
एक, केवल दो, एक दो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक और दो दोनों। एक लोकप्रिय सरकार अलोकतांत्रिक भी हो सकती है और एक लोकतांत्रिक सरकार को संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही शासन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों को ज्यादा वजन हो, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो इसका उत्तर बताना है आपको क्या होगा कि लोक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। तो दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसलिए लोकतंत्र की जरूरत है, इसलिए लोकतंत्र की जरूरत है। 15 नंबर का प्रश्न बताएंगे आपको, लोकतंत्र के पक्ष में इनमें से कौन सा तर्क अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेही होती है। और 4 नंबर का ऑप्शन है, लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है अधिक आपका अच्छा तर्क नहीं हो सकता है। तो आपका ये लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं, तो हो जाएगा, ये सही तर्क है। दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेही होती है, मगर ये वाला आपका नहीं होगा कि लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। लोगों का संघर्ष, लोगों की स्वतंत्रता की चाह, उपनिवेशवाद का अंत, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, इसमें से किसकी मदद में जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। लोकतंत्र के विस्तार के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए वो आपको बताना है, और इसके लिए क्या जरूरी नहीं है वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका लोगों का संघर्ष जो है ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है विस्तार में, स्वतंत्रता की चाह भी, और उपनिवेशवाद का अंत, ये तीनों हो सकते हैं आपके। और ये पूछ रहा है नहीं मिलती है, तो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, यही आपका उत्तर हो जाएगा। विदेशी देशों द्वारा आक्रमण लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं करती है। 17 नंबर का प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, देखिए उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है ग्रीक शब्द से, लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश शब्द से। आपको बताना है कि इसमें ग्रीक डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मैंने आपको बताया अभी कि यह ग्रीक शब्द से यानी यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और डेमोक्रेसी शब्द जो है यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। 18 नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र के संदर्भ में लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कथन किसका है आपको बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बताना है इसको किसने कहा था। वुडरो विल्सन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन या रूजवेल्ट ने, किसने इसको कहा था। तो इसको कहा था आपने आपका अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने इसे, यह उन्हीं का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए सेम प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है, यह बात सभी जानते हैं। और किसने कहा था इसको, अब्राहम लिंकन ने कहा था।
मगर उनके द्वारा यह भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया? ये इम्पोर्टेंट है कि अब्राहम लिंकन द्वारा यह जो कथन कहा गया किस स्थान पर कहा गया है उसको बताना है आपको। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, वाशिंगटन या गेट्सबर्ग। तो कहाँ पे इन्होंने यह भाषण के दौरान यह बात कही थी आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्होंने जो है अब्राहम लिंकन द्वारा गेट्सबर्ग में उक्त जो आप कथन देख रहे हैं उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। 21 नंबर का 20 नंबर का प्रश्न, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? राजतंत्र, अधिनायकवाद, वर्गतंत्र या लोकतंत्र? तो भाषण की स्वतंत्रता जो है आपका लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? ऑप्शन दबाव समूह, उपक्रम, जनमत संग्रह या लैंडस जी मिडेम। इनमें से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो दबाव समूह जो है आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं होगा। ये पूरा एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब क्लास 9 के दूसरे चैप्टर से प्रश्न शुरू करेंगे और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन, बढ़ावा जो दिया जाए उसको, तो संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, 9वीं अनुसूची। किसमें इस शब्द को कहा गया है, सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है ये वर्णित है इसमें, और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, आर्टिकल 51 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है किसमें? छुआछूत का अंत करती है। विलोपन का मतलब अंत करना, तो छुआछूत का अंत किसके द्वारा हो सकता है आपका? तो समानता के अधिकार के द्वारा जो है यह छुआछूत का अंत हो सकता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता। इसमें से कौन जो है गांधी के दर्शन से मेल खाता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर जाए ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना, यही जो है आपका गांधी के दर्शन से मिलता है। और यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना है। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? ऑप्शन नागरिकता उपबंधों, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो सामाजिक आर्थिक उपबंधों का जो वर्णन है भारतीय संविधान में निम्न में से किन शीर्षक के अंतर्गत मिलता है आपको बताना है। तो यह जो है आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही मिलता है। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही मिलता है। और ये भाग 4 में है। ये आपके भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे।
भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? दार्शनिक आधार भूमि, फिलोसफिकल जो कह सकते हैं उसकी, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, राज्य की नीति, निर्देशक तत्व जो है, इनमें से कौन होगा जो दार्शनिक आधार होगा उसका भारतीय संविधान का? तो ऑप्शन आपने देख लिया, उत्तर बताएं आपका। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 1947। तो इसका उत्तर बताएं आप। तो पंडित, इससे यहाँ पे प्रश्न हो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और संविधान सभा ने इसे स्वीकृत किया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया था उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान निर्माता परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। वैधानिक परामर्शदाता कौन थे आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BN राव। तो वैधानिक परामर्शदाता कौन थे आपको बताना है, या संवैधानिक सलाहकार भी कह सकते हैं इनको। तो इसका उत्तर हो जाएगा BN राव। संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक सलाहकार या वैधानिक परामर्शदाता थे BN राव। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान के विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और एक आपका विचार की स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, विश्वास की स्वतंत्रता हो गया, तीसरा नंबर हो जाएगा धर्म, चौथा नंबर धर्म की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता की बात की गई है, मगर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सारे इस चैप्टर में सारे प्रश्न जो हैं संविधान से हैं। ऑप्शन है क्रिस्प प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, भारतीय शासन अधिनियम। तो आपको बताना है कि किस योजना के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसका गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना जो है आपका 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली आया था, और इसने जो है 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव पेश किया था। 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली आया, और 16 मई 1946 को इसने अपना प्रस्ताव पेश किया था। और इसके प्रस्ताव के आधार पर एक संविधान सभा गठन किया गया था, जिसका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो इसका उत्तर ये हो गया। आप आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे आपका वल्लभ भाई पटेल थे। निम्न किस विषय में KM मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है? यानी किस विषय में, नीचे के 4 ऑप्शन आप देख लेंगे।
उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है। साइमन कमीशन प्रतिवेदन 1930, मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला 1929 या अगस्त गोफड़ा 1917। तो ये आपको बताना है कि इनमें से किसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो उन्होंने जो कहा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 के अंतर्गत, इसी को उन्होंने कहा था कि यह उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है। और उनके कहने का रीजन क्या था वो भी जान लीजिए, क्योंकि इसी अधिनियम द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई थी और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस आर्टिकल के तहत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 222 से 235, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल जो है 112 से 15 या आर्टिकल 45 से 65। तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं और इसमें जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है यह आपके भारतीय संविधान में वर्णित है। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है। 1976, 1966, 1972 या 1973। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या 26 नवंबर 1949। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो है यह अंगीकृत किया गया था, मगर पूरी तरह जो है 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान आपका भारत का है और इसे बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया था? 1994, 1984, 1974 या 1992 में कब इनको जो है नेल्सन मंडेला को जो है जेल से छोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1994 में जो है नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया था। और ये इनको जो है दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है और ये साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने अश्वेतों के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। अश्वेतों के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी और इनको 1994 में जो है जेल से छोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से मिली थी?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या यूनाइटेड किंगडम से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा ली गई थी। और इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जनहितवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिकी संविधान से ही लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से ही लिए गए हैं। तो प्रस्तावना को जो है शामिल करने की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्न में से उसी क्रम में लगाया जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सीरियल नंबर से आपको बताना है कि किस क्रम में है वो। तो ये आपको देखना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है वो किस क्रम में होंगे आपका, ये आपको देख लेना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका संप्रभु, इसके बाद समाजवादी, संप्रभु के बाद समाजवादी हो जाएगा, और समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, और सबसे लास्ट हो जाएगा गणराज्य। तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, साथ में बोलते चलिएगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो भारतीय संविधान में जो शब्द हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, भारतीयत्व, न्याय। यहाँ आपके ऑप्शन देख लीजिए पूरे हैं, आपको बताना है कौन इसमें होगा पहले। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा न्याय, न्याय, इसके बाद न्याय के बाद स्वतंत्रता हो जाएगी, स्वतंत्रता ये हो जाएगा, और इसके बाद समानता हो जाएगा, समानता के बाद भ्रातृत्व हो जाएगा। तो न्याय 4 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद स्वतंत्रता 1, समानता, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये इस तरह आपके संविधान में प्रस्तावना में लिखे गए हैं। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका का मेल बिठाना है आपको। तो चलिए इसका देख लेते हैं। सूची 2 तरफ है, कौन किससे जुड़ा हुआ बताना है आपको। मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू, ये किससे संबंधित है? तो मोतीलाल नेहरू जो थे, इन्होंने 1928 में जो है भारत का संविधान बनाया था, ये हो जाएगा। और उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर जो थे, ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सरोजिनी नायडू जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये हो गया इसका उत्तर। आगे का प्रश्न देखेंगे। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार या देश का नाम। तो इसमें जो है आपका शासन प्रमुख का नाम जो है लोकतांत्रिक संविधान के में प्रावधान नहीं रहता है, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 44 नंबर का। दक्षिण अफ्रीका का और लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? तो दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, गोरे अल्पसंख्यक अश्वेत बहुसंख्यकों का, स्त्री और पुरुषों का, रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। आपको बताना इनमें से कौन होगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान जो बनाने में जो महत्वपूर्ण टकराव आया था, कौन सा महत्वपूर्ण टकराव है, तो रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का यह टकराव था। यानी इन दोनों में आपस में इनका ही टकराव था। और आगे का प्रश्न देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न। कथन पर विचार करना है। हमारे देश में हम चुनाव के लिए क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 545 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या 1-2, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर केवल और केवल 1 होगा आपका। यहाँ पे 543 अगर आता तो दोनों होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या मैंने बताया अभी 552, और वर्तमान में लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, ना कि 545 क्षेत्रों में बांटा गया। तो इसका उत्तर 1 सही हो जाएगा, केवल 1। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर। कौन थे इसको बताना है आपको। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, और इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्षता की। 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष रहे, जबकि राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप लोग जानते ही हैं। और आगे का प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? व्यक्ति की गरिमा, राजनैतिक समानता, राष्ट्र की अखंडता, प्रतिष्ठा की समानता। तो राजनैतिक समानता का उल्लेख इसमें नहीं है। बाकी आपका व्यक्ति की गरिमा का, राष्ट्र की अखंडता और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस का पड़ा था, किस अधिनियम का, उसको बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909, 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर पड़ा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा था सबसे ज्यादा। आगे का प्रश्न देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपाल सिंह, टी.टी. कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी या अबुल कलाम आजाद। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे, और यह 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 को की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, और बिना अध्यक्ष के सदस्यों की संख्या 6 थी। बी.आर. अम्बेडकर को मिला के सदस्यों की संख्या 7, और बिना अध्यक्ष के सदस्यों की संख्या 6 थी। तो आगे का प्रश्न देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। यह कथन किसका है? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद।
तो आपको बताना है यह कथन किसका है, या भीमराव अंबेडकर का। तो ये जो आपका कथन रूपा आपने देखा था, ये कथन आपका भीमराव अंबेडकर का है। भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। तो ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न, लगभग 52 प्रश्न शामिल किए गए हैं। और वीडियो का कंटेंट, वीडियो क्वेश्चन कैसे लगे आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये पूरे जो है एनसीईआरटी बेस ही आपको बताए जा रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। जितने भी प्रश्न है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी किताबों से ही लिए गए हैं, वैसे ही प्रश्न हैं। और बीपीएससी टीचर में जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का, इसलिए बिहार टीचर के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।